नमस्कार दोस्तों, अथर्व एजुकेटर के इस YouTube प्लेटफॉर्म पर एक बार पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, ROARO 2023 के एग्ज़ाम के लिए हम हिस्ट्री का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें अभी हम मध्यकालीन भारत के इतिहास को पढ़ रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने कुतुबुद्दीन ऐबक और उससे बनने वाले प्रश्नों पर चर्चा करी। दोस्तों, ये क्लासेस तो यूपी PCS के द्वारा जो ROARO का एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है उसके लिए चलाई जा रही हैं, पर जो भी विद्यार्थी इलाहाबाद हाईकोर्ट ROARO की तैयारी कर रहे हैं या इसके अलावा आप यूपी PCS की तैयारी कर रहे हैं, दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं या यूपी के सबसे बड़े एग्जाम यूपी PET 2023 की एग्जाम तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के लिए क्लासेस बेहद रामबाण साबित होंगी। दोस्तों, आप इन क्लासेस का अध्ययन जरूर कीजिएगा और अपने कोचिंग, अगर आपने पेड कोचिंग कर रखी हो तो उनके नोट्स से आप इन नोट्स को मिला लीजिएगा। कहीं भी कोई भी फैक्ट आपको अगर यहाँ पे कम मिले या आपको लगे कि हाँ ये तो फ्री का सामान है, तो फिर मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा दोस्तों। और यदि लगे कि नई स्टैंडर्ड के नोट्स में मेहनत की गई है नोट्स के ऊपर, तो भी आप कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा दोस्तों। चलिए प्रारंभ करता हूं मैं इल्तुतमिश को। पर चैनल पर नए आए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, यानी बेल आइकन का बटन दबा दीजिए ताकि मेरे द्वारा डाली जाने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल सके और अपने दोस्तों को भी इसे शेयर करना ही है आपको। तो चलिए पहले देख लेते हैं हम इल्तुतमिश। हमने देखा कि कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद उसका पुत्र आराम शाह दिल्ली की गद्दी पर बैठ गया, पर इल्तुतमिश जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम रह चुका था और कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद भी था, बदायूं का सूबेदार था। कहाँ का सूबेदार था? तो सुल्तान बनने से पूर्व इल्तुतमिश बदायूं का सूबेदार था। इस बदायूं के सूबेदार को अमीरों ने बुलाया और कहा कि आप एक तो कुतुबुद्दीन ऐबक के रिश्तेदार हैं, योग्य व्यक्ति हैं, आप में शासन को चलाने की योग्यता है, तो आप आइए और जो है सल्तनत की पर कब्जा कीजिए और साम्राज्य के नए सुल्तान के रूप में जो है अपने आप को अधिष्ठित कीजिए। इल्तुतमिश ये बात मान गया और चल पड़ा कहाँ? लाहौर की तरफ। देखिए अभी दिल्ली आई नहीं है राजधानी, तो लाहौर की तरफ चल पड़ा, क्योंकि आराम शाह ने भी अपनी राजधानी लाहौर को बना करके रखा। तो लाहौर के निकट जूंद नामक स्थान पर जूंद का युद्ध लड़ा गया। और जूंद का युद्ध कब लड़ा गया? तो ये लड़ा गया 1210 ईस्वी में आराम शाह और इल्तुतमिश के बीच में। और इस युद्ध में, इस जूंद के युद्ध में इल्तुतमिश ने आराम शाह को क्या पराजित कर दिया और जो है दिल्ली का नया सुल्तान, यानी लाहौर कह लीजिए अब, पर इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत पढ़ रहे तो दिल्ली निकलता है मुँह से, तो दिल्ली का नया सुल्तान बना और थोड़ी देर में तो वो राजधानी को लेकर के दिल्ली आ ही जाएगा। इल्तुतमिश जो है एक इलबरी तुर्क है। ध्यान रखिएगा, दिल्ली सल्तनत के अब जितने भी सुल्तान हम पढ़ेंगे वे इलबरी तुर्क हैं, यानी उनका संबंध इलबरी जनजाति से है। इससे पूर्व हमने कुतुबुद्दीन ऐबक को देखा, तो कुतुबुद्दीन ऐबक और कुतुबुद्दीन ऐबक का जो पुत्र है आराम शाह, ये दोनों इलबरी तुर्क नहीं थे। ये बात ध्यान रखिएगा। प्रश्न आता है निम्न में से कौन इलबरी तुर्क नहीं था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक और आराम शाह ये इलबरी तुर्क नहीं थे। इसके अलावा अब हम इल्तुतमिश और इल्तुतमिश के वंशज तो इलबरी तुर्क हो ही जाएंगे, और बलबन भी इलबरी तुर्क था, यानी इल्तुतमिश और बलबन के अब जितने भी वंशज हम पढ़ेंगे वे सभी इलबरी तुर्क थे। पर कौन इलबरी तुर्क नहीं था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक या आराम शाह। आराम शाह तो कई बार ऑप्शन में होता नहीं है, कुतुबुद्दीन ऐबक ही होता है। ऐसे आता है कि दिल्ली सल्तनत के जितने भी सुल्तान थे वे इलबरी तुर्क थे। निम्न में से कौन इसका अपवाद है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक इसका अपवाद हो जाएगा, यानी कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो इलबरी तुर्क नहीं था। अब आपको पता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक जो है मोहम्मद गौरी का गुलाम था और कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था इल्तुतमिश। मोहम्मद गौरी का गुलाम है कुतुबुद्दीन ऐबक और कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम है इल्तुतमिश। मोहम्मद गौरी को इल्तुतमिश बहुत पसंद था, तो उसने कुतुबुद्दीन ऐबक को बोला कि तुम जो है इल्तुतमिश को गुलामी के बंधनों से मुक्त कर दो। कुतुबुद्दीन ऐबक को तो वो आज़ाद नहीं कर रहा है, पर इल्तुतमिश को आज़ाद करने को कह रहा है कुतुबुद्दीन ऐबक से। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने इल्तुतमिश को आज़ाद कर दिया, भैया अपने मालिक का आदेश है। तो इल्तुतमिश गुलामी के बंधनों से पहले मुक्त हुआ है और कुतुबुद्दीन ऐबक बाद में होगा, वो तो 1208 में जाकर के होगा, गौरी के मरने के भी बाद।
तो जब इल्तुतमिश सुल्तान बना उस समय वो गुलाम नहीं है, टेक्निकली वो सुल्तान बनने के योग्य है, इसलिए उसने सुल्तान की उपाधि धारण करी है। पर चूंकि गुलाम का गुलाम था वो, यानी कुतुबुद्दीन ऐबक खुद गुलाम था और उसका गुलाम था इल्तुतमिश, इस वजह से उसे गुलाम का गुलाम कहा जाता है। और इल्तुतमिश का एक पुत्र था नासिरुद्दीन महमूद, एक शासक भी हम आगे चल करके पढ़ेंगे, नासिरुद्दीन महमूद वो नहीं है, इसका एक पुत्र था नासिरुद्दीन महमूद, बहुत प्यार करता था इल्तुतमिश उससे। उसकी मृत्यु हो गई और उसकी मृत्यु हो जाने पर ये बहुत दुखी हुआ और दिल्ली में इसने सुल्तानगढ़ी का मकबरा बनवाया। मैंने आगे नोट करवाया हुआ है, सुल्तानगढ़ी का मकबरा भारत का पहला मकबरा। इससे पहले भारत में कोई मकबरा नहीं हुआ करता था, यानी कुतुबुद्दीन ऐबक का कोई मकबरा नहीं है, मोहम्मद गौरी वगैरह का भी मकबरा भारत में नहीं है। गजनी वजनी में हो तो मुझे पता नहीं, मतलब मैंने पढ़ा नहीं कहीं, तो मैं इसलिए कंफर्म नहीं कह सकता, पर भारत में नहीं है। कुतुबुद्दीन ऐबक का भी मकबरा भारत में नहीं है, आराम शाह का भी मकबरा भारत में नहीं है। तो पहला मकबरा जो बना वो कौन सा था, तो वो सुल्तानगढ़ी का मकबरा था। इसी वजह से इल्तुतमिश को भारत में मकबरा शैली का जनक या मकबरों का जनक कहा जाता है, क्योंकि उस किसने बनवाया था, इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश ने फिर उसके बाद अपना मकबरा भी खुद ही बनवाया, दिल्ली में उसका मकबरा भी स्थित है। तो सुल्तानगढ़ी का मकबरा किसने बनवाया है, इल्तुतमिश ने। किसका मकबरा है, इसके बेटे नासिरुद्दीन महमूद का मकबरा है। सुल्तान बनने से पूर्व ये बदायूं का सूबेदार था, इलवरी तुर्क थे और इसे गुलाम का गुलाम कहा जाता है। और यह दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक है। क्यों, क्योंकि दिल्ली सल्तनत की सल्तनत साम्राज्य को ये सुदृढ़ता प्रदान करेगा। तो ये दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक है और प्रथम वैधानिक सुल्तान है। इसका क्या मतलब है दोस्तों, वैधानिक सुल्तान? वैधानिक सुल्तान का मतलब यह है कि जब वो सुल्तान बना तो सुल्तान बनने के वो योग्य था, गुलाम नहीं था। तो बोले तो कोई बात नहीं, कुतुबुद्दीन ऐबक भी तो 1208 में गुलामी के बंधनों से मुक्त हो गया है, चलो ठीक है। अब एक बात समझिए कि एक बात का उत्तर दीजिए कि दिल्ली सल्तनत के जो राजा थे उन्हें सुल्तान क्यों कहा जाता है, जबकि मुगल बादशाह जो थे उन्हें बादशाह कहा जाता है, सुल्तान नहीं। तो इसका कारण है, सुल्तान का मतलब होता है प्रतिनिधि, जबकि बादशाह संपूर्ण प्रभुसत्ता संपन्न शासक थे। सुल्तान जो थे वो प्रतिनिधि थे। हालांकि भारत में वो पूरी तरीके से फ्रीली रूल करते थे, उनके ऊपर कोई अंकुश नहीं था, उनके ऊपर कोई नियंत्रण नहीं था, वो अपने आदेशों के लिए किसी के प्रति जवाबदेह नहीं थे। पर एक तकनीकी रूप से वो अपने ऊपर खलीफा का हाथ मानते थे। खलीफा मुस्लिम जगत का सबसे बड़ा शासक होता है, धार्मिक गुरु होता है खलीफा। तो वो अपने ऊपर खलीफा का हाथ मानते थे और ज़्यादातर सुल्तान खलीफा से एक पत्र प्राप्त करते थे जिसमें उन्हें पावर ऑफ अटॉर्नी समझ लीजिए एक तरीके से, कि उन्हें शासन करने की परमिशन दी जाती थी कि हमारी ओर से आप भारत में शासन कीजिए। इसे सनद के नाम से जाना जाता है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने ये सर्टिफिकेट किसी खलीफा से प्राप्त नहीं करा। इल्तुतमिश वो पहला व्यक्ति था जिसने खलीफा से इस सर्टिफिकेट को, इस सनद को, इस अधिकार पत्र को, इस प्रज्ञा पत्र को प्राप्त करा। और जिस खलीफा से उसने प्राप्त किया था उसका नाम था मुत्सर बिल्लाह। ये भी मैंने आगे नोट कराया, अभी आप समझ लीजिए। तो चूंकि उन्होंने सनद प्राप्त करी, वो अपने जो सल्तनत थी, अपना जो साम्राज्य था, अपना जो राजा था, उसको खलीफा की परमिशन दिलवाई, वैधानिकता प्रदान करवाई अपने पद को। इसी वजह से इसे दिल्ली सल्तनत का प्रथम वैधानिक सुल्तान भी कहा जाता है। तो अगर पूछ ले दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कौन था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक। वास्तविक संस्थापक या वैधानिक संस्थापक कौन था, तो वो हो जाएगा इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने दिल्ली सल्तनत की राजधानी लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित करी और इसके बाद अब राजधानी दिल्ली ही रहेगी जब तक सिकंदर लोदी इस राजधानी को दिल्ली से आगरा नहीं लेके चला जाता। तो दिल्ली को राजधानी किसने बनाया, तो दिल्ली को राजधानी बनाया इल्तुतमिश ने। और इल्तुतमिश ने बगदाद के खलीफा मुत्सर बिल्लाह से सुल्तान की उपाधि प्राप्त करी। तो दिल्ली सल्तनत का पहला शासक जिसने सुल्तान की उपाधि धारण करी वो कौन था, तो वो था इल्तुतमिश। अब आपको याद होना चाहिए, यल्दौज और कुबाचा, मोहम्मद गौरी के गुलाम यल्दौज जो गजनी में बैठा हुआ है और कुबाचा जो सिंध में बैठा है।
कुतुबुद्दीन ऐबक ने तो विवाह संबंध स्थापित करके कुछ समय के लिए क्षणिक शांति स्थापित कर ली और सीधे संघर्ष में नहीं उलझा इस यल्दौज और कुबाचा से। पर जैसे ही कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई, ये यल्दौज और कुबाचा छटपटाने लग गए भारत पर कब्जा करने के लिए। और यल्दौज तराइन के मैदान में इल्तुतमिश के सामने आकर के खड़ा हो गया और 1215 ईस्वी में तराइन का तीसरा युद्ध लड़ा गया। इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। तराइन का पहला युद्ध किस किस के बीच लड़ा गया? तराइन का पहला युद्ध लड़ा गया पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में 1191 ईस्वी में। तराइन का दूसरा युद्ध भी लड़ा गया मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के भी बीच 1192 ईस्वी में। लेकिन तराइन के तीसरे युद्ध की बात करें तो ये 1215 ईस्वी में लड़ा गया है यल्दौज और किसके बीच में? इल्तुतमिश के बीच में। और इस युद्ध में यल्दौज की पराजय हुई है। इसके साथ ही इसने कुबाचा पर भी आक्रमण कराया और नासिरुद्दीन कुबाचा को भी पराजित किया। नासिरुद्दीन कुबाचा इतना भयभीत हो गया कि उसने सिंधु नदी में कूद करके आत्महत्या कर ली। हालांकि बहुत से इतिहासकार इसे आत्महत्या नहीं मानते, वे इसे एक्सीडेंटल डेथ मानते हैं कि वो एक एक्सीडेंट था, एक्सीडेंटली वो जो है सिंधु नदी में गिर गया। पर बहुत से इतिहासकार कहते हैं ऐसा कुछ नहीं है, उसने इल्तुतमिश के डर से आत्महत्या करी थी। जो भी हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें फर्क इतना पड़ता है कि तराइन के तीसरे युद्ध में यल्दौज पराजित हो चुका है और सिंधु नदी में कूद करके कुबाचा ने आत्महत्या कर ली है। यानी इस समय कोई प्रतिद्वंदी अब जो है इल्तुतमिश के सामने बचा हुआ नहीं है। तो धीरे धीरे इल्तुतमिश अब अपने साम्राज्य को सुदृढ़ बनाने की कोशिश कर रहा है और इस साम्राज्य को सुदृढ़ बनाने के लिए उसे अपने विश्वसनीय बंदे चाहिए, ऐसे लोग चाहिए जिन पर वो आंख बंद करके भरोसा कर सके। तो उसने ऐसे 40 लोगों को इकट्ठा किया और 40 योग्य तुर्क गुलामों को मिला करके उसने दल चालीसा का गठन किया, जिसे तुर्काने चहलगानी के नाम से भी जाना जाता है। तो निम्न में से किस सुल्तान ने तुर्काने चहलगानी का गठन किया? तो इल्तुतमिश ने किया। और इल्तुतमिश ने ये जो साम्राज्य को सुदृढ़ता प्रदान करी है, ये जो सफलता हासिल करी है ना, ये वास्तव में इल्तुतमिश के साथ इन 40 गुलामों की ही सफलता है। ये 40 गुलाम इल्तुतमिश के वफादार थे। इनमें आप दो नाम पढ़ने को आपको मुख्यतः मिलेंगे। एक आप देखेंगे नाम एतगीन का और आप एक नाम देखेंगे बलबन का। यानी बलबन भी इसी तुर्काने चहलगानी का सदस्य था और एतगीन भी इसी तुर्काने चहलगानी का सदस्य था। आगे पढ़ेंगे इन नामों को हम। तो जिसने इल्तुतमिश की सफलताओं में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इस दल चालीसा का जो वर्णन है वो इसामी की पुस्तक फुतुह उस सलातीन में मिलता है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इसामी की पुस्तक का नाम दल चालीसा का वर्णन कहाँ मिलता है ये उतना इंपॉर्टेंट फैक्टर नहीं है, ये पूछा भी नहीं गया एग्जाम में, लेकिन ये कई बार पूछा गया है कि फुतुह उस सलातीन के राइटर कौन है या इसामी की पुस्तक का नाम क्या है। तो वह नाम है दोस्तों फुतुह उस सलातीन। तो ये फैक्ट याद रखिएगा। राजधानी जो है लाहौर ट्रांसफर करी है। मुत्सिर बिल्लाह से इसने जो है सनद प्राप्त कर ली है। इसने सुल्तान की उपाधि धारण करी। इसे गुलाम का गुलाम कहा जाता है। यल्दौज को पराजित करा। कुबाचा ने आत्महत्या कर ली है और दल चालीसा का इसने गठन किया है। दोस्तों साम्राज्य को धीरे धीरे सुदृढ़ता प्रदान कर ही रहा है। यल्दौज को पराजित कर चुका है, कुबाचा नाम के कांटे को हटा चुका है, लेकिन 1221 में ना इसके सामने एक मुसीबत आकर के खड़ी हो गई। और वो मुसीबत क्या है कि ख्वारिज्म, मध्य एशिया का एक देश है खीवा, उस ख्वारिज्म का एक शासक है जलालुद्दीन मंगबरनी। और उस जलालुद्दीन मंगबरनी पर एक क्रूर शासक चंगेज खान ने आक्रमण करा और वो चंगेज खां से प्राण बचा करके भाग रहा है मंगबरनी और भागते भागते भारत आ गया। शरण मांगने के उद्देश्य से भारत आ गया और इस मंगबरनी का पीछा करते करते चंगेज खां भी भारत की सीमा पर पहुंच गया। यानी मंगोलों का खतरा जो अभी तक भारत से दूर था वो इस मंगबरनी की वजह से भारत के दरवाजे पर आकर के खड़ा हो गया। भारत की उत्तर पश्चिम सीमा पर मंगोल सेनाएं खड़ी हो गईं और भारत पर मंगोल आक्रमण का खतरा मंडराने लगा। यानी कब भारत में, किसके समय में भारत में पहली बार मंगोल आक्रमण का खतरा मंडराया या कब मंगोल पहली बार अपनी सेना लेकर भारत के दरवाजे पर पहुंचे? तो इल्तुतमिश के समय में।
लेकिन इल्तुतमिश बहुत ही कूटनीतिक व्यक्ति था। वो जानता था कि इस समय चंगेज खां से लड़ने का मतलब है अपनी सल्तनत गवा देना, यानी नाम इल्तुतमिश इतिहास में दफन हो जाएगा। जो इल्तुतमिश अभी आने वाले 16 वर्षों तक और शासन कर सकता है, उसका 1221 में ही खात्मा हो जाएगा और भारत पर कब्जा हो जाएगा चंगेज खां का। इस भय से उसने इस मंगवर्णी की सहायता करने से इनकार कर दिया। यहां तक कि इसने इस मंगवर्णी को धमकी भरा संदेश पहुंचाया कि तुरंत प्रभाव से भारत छोड़ दो, वरना चंगेज खां से पहले मैं तुम्हारी हत्या कर दूंगा। तो ये मंगवर्णी इधर उधर इल्तुतमिश से बचते बचाते कुछ समय तक ये भारत में रहा। जब तक ये भारत में रहा, इल्तुतमिश लगातार चंगेज खां पर लेटर लिखता रहा, चंगेज खां को, कि हम मंगवर्णी को ढूंढ रहे हैं और जैसे ही मंगवर्णी हमें मिलेगा हम उसे आपको सौंप देंगे, आपको अपनी सेना लेके भारत में प्रवेश करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मंगोल नेता चंगेज खां उस समय भारत को रौंद सकता था, पर उसकी भी इच्छा भारत पर आक्रमण करने की नहीं थी। क्यों? क्योंकि उस समय वो अपने ही दुश्मनों से लड़ने में व्यस्त था, वो प्रतिशोध की भावना से ग्रसित था और उसके कुछ शत्रु थे, उनसे लड़ना चाहता था। भारत से उसकी कोई शत्रुता थी नहीं, वो तो मंगवर्णी का पीछा करते करते आया था जो कि उसका शत्रु था और उसे अपना दुश्मन चाहिए था किसी भी हालत में। तो कुछ समय बाद मंगवर्णी भारत छोड़ करके चला गया और जैसे ही मंगवर्णी भारत छोड़ करके गया, चंगेज खां भी अपनी सेना लेकर के पीछे हट गया। इस प्रकार इल्तुतमिश ने अपनी कूटनीति और अपनी बुद्धि से इस मंगोल नामक खतरे को उस समय टाल दिया। तो ध्यान रखिएगा, 1221 में मंगोल ने जो है चंगेज जो है अपनी सेना लेकर के भारत के दरवाजे तक पहुंचा था। इसके बाद 1225 में इल्तुतमिश के काल में एक विद्रोह हुआ दोस्तों, गयासुद्दीन आजम खिलजी का। देखिए, विद्रोह से लगातार प्रश्न आते हैं, जैसे गयासुद्दीन आजम खिलजी का विद्रोह किसके समय में हुआ? इल्तुतमिश के समय में। अल्तुनिया का विद्रोह किसके समय में हुआ? रजिया सुल्तान के समय में। तुगरिल खां का विद्रोह किसके समय में हुआ? तो बलबन के समय में। सीदी मौला का विद्रोह, मलिक छज्जू का विद्रोह किसके समय में हुआ? तो जलालुद्दीन खिलजी के समय में। हाजी मौला का विद्रोह किसके समय में हुआ? तो अलाउद्दीन खिलजी के समय में। और इसी प्रकार मुगल काल में भी कई विद्रोह पूछे जाते हैं, तो इन विद्रोहों को आप हर बार रिवीजन करेंगे, ध्यान रखेंगे। जब भी विद्रोह की बात आती है तो मैं सारे विद्रोह आपको रिवाइज जरूर कराऊंगा। तो 1225 में इल्तुतमिश के काल में गयासुद्दीन आजम खिलजी ने बंगाल में विद्रोह किया, पर इल्तुतमिश द्वारा उस विद्रोह का क्या कर दिया गया? दमन कर दिया गया। नोट्स प्रॉपर बनाइएगा दोस्तों और इन सभी को याद कीजिएगा, बहुत अच्छे फैक्ट्स हैं। पर चैनल को थोड़ा सा सब्सक्राइब भी कर दो अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो। इल्तुतमिश को और क्यों जाना जाता है? इल्तुतमिश ने भारत में इक्ता व्यवस्था का प्रारंभ किया। इक्ता व्यवस्था क्या होती है दोस्तों? तो इक्ता एक अरबी का शब्द है जिसका अर्थ होता है भूमि या भूमि का टुकड़ा। तो होता क्या था दोस्तों? नगद वेतन न दे करके सैनिकों को या सेनापतियों को भूमि का टुकड़ा दे दिया जाता था, इक्ता दे दिया जाता था, और उस इक्ते से उन्हें राजस्व वसूलना होता था और उस राजस्व में से वे अपनी सैलरी और अपना खर्चा काट लेते थे और बाकी का बचा हुआ पैसा, जिसे फवाजिल के नाम से जाना जाता था, केंद्रीय खजाने में जमा कर देते थे। तो एक टर्म याद रखिएगा, पूछी जाती है फवाजिल। तो फवाजिल क्या होता है? इक्तेदारों द्वारा केंद्रीय खजाने में जमा किया गया पैसा फवाजिल कहलाता है। आगे टर्मिनोलॉजी में नोट करा देंगे, तो अभी आप ध्यान रखिएगा। तो इक्ता व्यवस्था का प्रारंभ किसने किया? इल्तुतमिश ने। हालांकि देखिए, इक्ता पहला भारत में जो इक्ता दिया गया था ना, वो मोहम्मद गौरी ने दिया था और कुतुबुद्दीन ऐबक को पहला इक्ता दिया था। और वो इक्ता कहाँ का था? वो हाँसी का इक्ता था, यानी हाँसी का इक्तेदार बनाया था कुतुबुद्दीन ऐबक को मोहम्मद गौरी ने। पर इक्ता व्यवस्था को बड़े लेवल पर सुदृढ़ रूप से जो प्रारंभ करने का श्रेय जाता है वो इल्तुतमिश को जाता है। इसी वजह से एक जनरल क्वेश्चन पूछा जाए कि इल्तुतमिश इक्ता व्यवस्था का प्रारंभ किसने किया, तो उत्तर इल्तुतमिश ही होगा। पर भारत में पहला इक्ता किसने दिया? मोहम्मद गौरी ने दिया। किसको दिया? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को दिया। कहाँ का दिया? तो हाँसी का दिया। ये बात ध्यान रखिएगा। जो इक्ता का हेड होता था उसे इक्तेदार कहते थे। साथ ही वली और मुक्ति नाम के दो शब्द और मिलते हैं, तो ऑप्शन में जरूर नहीं इक्तेदार हो, इक्तेदार से तो कोई भी पहचान लेगा। वली और मुक्ति भी इक्तेदारों को ही कहा जाता था और इक्तेदारों द्वारा केंद्रीय खजाने में जमा किया गया पैसा क्या कहलाता था? फवाजिल कहलाता था। इस इक्ता व्यवस्था की पूरी जानकारी हमें सियासतनामा नामक पुस्तक से मिलती है और इस सियासतनामा नाम के पुस्तक के राइटर अगर आपसे पूछ ले कौन है, तो वो निजामुल मुल्क अबू
अली हैं। तो इसामी की पुस्तक, निज़ामुल मुल्क अबू अली की पुस्तक, ताजुल मासिर, तबकात नासिरी, इन सभी पुस्तकों के बारे में राइटर को आप नोट करते चलेंगे और ध्यान रखेंगे। इल्तुतमिश ने ही सर्वप्रथम शुद्ध अरबी के सिक्के चलाए। हमने देखा कुतुबुद्दीन ऐबक ने तो सुल्तान की उपाधि धारण नहीं करी, अपने नाम का खुतबा नहीं पढ़वाया, अपने नाम के सिक्के भी नहीं चलवाए। तो अपने नाम के सिक्के या शुद्ध अरबी के सिक्के चलवाने वाला दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था? तो वो इल्तुतमिश ही था। इसने दो प्रकार के सिक्के चलाए, एक तो टंका, और टंका किस धातु का होता था? चांदी का। ये जरूर याद रखिएगा, चांदी का होता था टंका, और तांबे का होता था जीतल। जीतल तो मुगल काल तक, अकबर के समय तक चलता रहा है। तो टंका और जीतल नाम के दो सिक्के चलाए इल्तुतमिश ने। तांबे का चलाया जीतल और चांदी का चलाया टंका। देखिए आरो में स्टेटमेंट आते हैं, ऐसे स्टेटमेंट आ जाएंगे कि इल्तुतमिश ने एकता व्यवस्था का प्रारंभ किया। एकता व्यवस्था की जानकारी निज़ामुल मुल्क अबू अली की पुस्तक सियासतनामा से मिलती है। इल्तुतमिश ने शुद्ध अरबी के सिक्के चलाए, और इल्तुतमिश ने चांदी का जीतल और तांबे का टंका चलाया। अब इसमें से सही गलत स्टेटमेंट ढूंढने तो एक दो 3 ऐसे मिलेंगे। तो आप देखेंगे आपको लगेगा सारे सही हैं, पर यहाँ मैंने क्या करा, यहाँ मैंने बस धातु पलट दी। जीतल चांदी का नहीं था, बल्कि किसका था? तांबे का। और टंका किसका था? चांदी का। तो स्टेटमेंट गलत हो गया कि नहीं हो गया? तो ऐसे क्वेश्चन को टफ कर दिया जाता है आरओ के पेपर में। बाकी आएंगे तो सब इन्हीं नोट्स से। तो इसने दो सिक्के चलाए, चांदी का टंका और तांबे का जीतल। और दिल्ली सल्तनत के प्रशासन में फारसी राजतंत्रीय परंपराओं की शुरुआत भी इल्तुतमिश के ही समय में हुई। चलिए आगे देखते हैं। इल्तुतमिश पहला ऐसा सुल्तान था जिसने उत्तराधिकार के सिद्धांत को वंशानुगत बनाया। देखिए आराम शाह पुत्र था कुतुबुद्दीन ऐबक का, लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक ने कोई उत्तराधिकारी घोषित नहीं करा था। वो तो कुतुबुद्दीन ऐबक मर गया तो आराम शाह बन गया राजा। आराम शाह को हटा के इल्तुतमिश आ गया। लेकिन इल्तुतमिश वो पहला व्यक्ति था जिसने अपना उत्तराधिकारी घोषित करा। हालांकि अपना उत्तराधिकारी उसने रजिया सुल्तान को घोषित किया है, अपने किसी पुत्र को नहीं, लेकिन उत्तराधिकारी तो घोषित किया ना। तो पहला व्यक्ति था जिसने इस पद को वंशानुगत बनाने का प्रारंभ करा, और साथ ही केंद्रीय सेना, जिसे हश्म-ए-कलब नाम से जाना जाता था, उसका गठन भी सबसे पहले इल्तुतमिश के द्वारा ही किया गया। केंद्रीय सेना, पहले क्या होता था, इससे पहले जो भी शासक होते थे या वो सेना वेना नहीं रखते थे, थोड़े बहुत सिपाही रख लिए, हो गया काम। उनको जब जरूरत पड़ती थी तो वो सूबेदारों और इक्तेदारों से सेना मंगा लिया करते थे। लेकिन इल्तुतमिश वो पहला व्यक्ति था जिसने केंद्र में भी सेना रखी, जिसे हश्म-ए-कलब के नाम से जाना गया। और ये हम पढ़ ही चुके हैं। इसने अपने पुत्र नसीरुद्दीन का मकबरा बनवाया सुल्तानगढ़ी में, जो भारत में तुर्की शैली में निर्मित पहला मकबरा था, या भारत में तुर्कों द्वारा निर्मित पहला मकबरा था। इसी कारण से इल्तुतमिश को मकबरों के जनक के रूप में भी जाना जाता है। इल्तुतमिश ने अपना मकबरा भी बनवाया है, वो भी दिल्ली में ही स्थित है। ग्वालियर अभियान से लौटने के पश्चात इल्तुतमिश ने अपनी बेटी रजिया को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। देखिए ये जो अपना उत्तराधिकारी था ना, ये नासिरुद्दीन महमूद को बना था, बहुत योग्य पुत्र था इसका। तो मर गया तो इसे अपने और जितने भी पुत्र थे, रुकनुद्दीन फिरोज शाह, इसके अलावा बहराम शाह, मसूद शाह, इन सब में किसी में भी इसे अपनी योग्यता नहीं दिखी। इसे वो योग्यता किस में नजर आई? वो योग्यता नजर आई अपनी बेटी रजिया में। और इसने लीक से हट करके परंपराओं को, इस्लामिक परंपराओं को तोड़ते हुए अपनी बेटी रजिया सुल्तान को उत्तराधिकारी घोषित कर दिया, क्योंकि इसे पूरा विश्वास था कि जो 40 तुर्क सरदार हैं ना, जिसे तुर्काने चहलगानी के नाम से जानते हो, ये तुर्काने चहलगानी इल्तुतमिश के वफादार हैं, और इल्तुतमिश के मरने के बाद रजिया के वफादार भी रहेंगे। पर ये एक बात भूल गया कि आदमी का वफादार कब तक? जब तक आदमी की आंखें बंद न हो। इल्तुतमिश के मरने के बाद किसी महिला की सत्ता को स्वीकार करने से इनकार कर दिया इन्हीं 40 अमीरों ने। तो इल्तुतमिश के समय तो ये गुलाम थे, मतलब वफादार थे, उसकी हर बात मानते थे, और मरने के बाद उसका अंतिम आदेश मानने से भी इनकार कर दिया। चलिए इल्तुतमिश के निर्माण कार्यों की बात करें तो इल्तुतमिश ने एक मदरसा-ए मुइज़्ज़ी का निर्माण किया है। इसने एक मदरसा-ए मुइज़्ज़ी बनवाई है। मस्जिद है ये, मदरसा है, मतलब मस्जिद नहीं कहेंगे, एक विद्यालय टाइप होता है, मदरसा है, मदरसा-ए मुइज़्ज़ी।
और मोहम्मद गौरी के सम्मान में, क्योंकि मोहम्मद गौरी मुइज़्ज़ी वंश का था तो उसका नाम मदरसा मुइज़्ज़ी रखा। शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी के सम्मान में इसका निर्माण करवाया। क्वेश्चन ये आता है मदरसा मुइज़्ज़ी कहाँ पर स्थित है, तो दिल्ली में। किसने इसका निर्माण करवाया, तो इल्तुतमिश ने। और इसके नाम किसके सम्मान में रखा गया है, तो मोहम्मद गौरी के सम्मान में। दो स्टेटमेंट हैं दोस्तों, एक आरपी त्रिपाठी का स्टेटमेंट है, के निज़ामी का स्टेटमेंट है, इन्हें जरूर ध्यान रखिएगा। भारत में मुस्लिम संप्रभुता का वास्तविक श्री गणेश इल्तुतमिश से ही प्रारंभ होता है। यह कथन किसका है, तो यह कथन है दोस्तों डॉक्टर आरपी त्रिपाठी का। और इल्तुतमिश ने दिल्ली सल्तनत की शासन प्रणाली को एक संगठित रूप और स्थायित्व प्रदान किया। ये कथन किसका है, तो ये कथन है दोस्तों के निज़ामी का। इन्हें जरूर ध्यान रखिएगा, आपसे एग्जाम में पूछे जा सकता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब हुआ क्या दोस्तों, इल्तुतमिश मर गया। इल्तुतमिश ने मरने से पहले 1236 में जब वो मरा तो मरने से पहले उसने किसको अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था, रजिया सुल्तान को। लेकिन अमीरों ने एक महिला की सत्ता को मानने से इनकार कर दिया और उसने फिरोज शाह का एक दासी पुत्र था, फिरोज शाह की एक दासी थी शाह तुर्कान, उस शाह तुर्कान से इल्तुतमिश के संबंध थे और एक पुत्र था रुकनुद्दीन फिरोज शाह, और उस रुकनुद्दीन फिरोज शाह को अगला सुल्तान बना दिया। तो यद्यपि इल्तुतमिश ने अपनी मृत्यु से पूर्व अपना उत्तराधिकारी रजिया को चुना था, किंतु उसकी मृत्यु के अगले ही दिन अमीरों ने इल्तुतमिश के एक अयोग्य पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज शाह को सुल्तान बना दिया। यह अयोग्य था। इसके समय में जो शासन की सत्ता या बागडोर थी ना, वो इसकी माँ शाह तुर्कान के हाथों में चली गई। और ये शाह तुर्कान बहुत ही क्रूर और बदतमीज किस्म की महिला थी और ये लगातार बदतमीजी करने लग गई किसके साथ में, उन्हीं 40 तुर्कों के साथ में जिन्होंने महिला की सत्ता मानने से इनकार कर दी है। डायरेक्टली वो इनडायरेक्टली तो शाह तुर्कान की सत्ता मान रहे हैं कि नहीं मान रहे, शाह तुर्कान के अधिपत्य में काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। और रजिया तो इन्हें इज्जत भी देती, शाह तुर्कान तो इज्जत भी नहीं दे रही। तो ये कुड़ रहे अंदर से, बोले यार गलती हो गई, शाह तुर्कान को के हाथों में सत्ता चली गई, गलत आदमी चुन लिया हमने, ये रुकनुद्दीन फिरोज शाह। इधर रजिया इस बात से खफा है कि मेरे पिता ने मुझे उत्तराधिकारी चुना था, पर इन अमीरों ने रुकनुद्दीन फिरोज शाह जैसे अयोग्य व्यक्ति को उत्तराधिकारी बना दिया और ये शाह तुर्कान रजिया और इल्तुतमिश के अन्य वंशजों की हत्या करवाना चाहती है। तो अमीर नाराज हैं शाह तुर्कान से, रजिया भी इसके काम में अड़ंगा डाल रही है, तो राज्य में अराजकता फैल रही है। और कहते हैं इसी अराजकता के माहौल में एक दिन लाल कपड़ा पहन करके, देखिए लाल कपड़ा न्याय का प्रतीक माना जाता है, तो लाल कपड़ा पहन करके जुम्मे के दिन यानी शुक्रवार को दोपहर 2 बजे जब नमाज पढ़ी जाती है तो ये मस्जिद पहुंच गई और जनता मस्जिद, शुक्रवार को कहते हैं कि मुस्लिम जनता मस्जिद में जरूर मिलती है, तो मस्जिद में जाकर के उसने जनता के आगे जाकर के बोला कि मेरे पिता ने मुझे उत्तराधिकारी बनाया था, पर ये शाह तुर्कान का बेटा रुकनुद्दीन फिरोज शाह उत्तराधिकारी बन गया है, मेरे साथ अन्याय हुआ है। तो जनता ने विद्रोह कर दिया रजिया के फेवर में और कुछ अमीरों का भी समर्थन अब रजिया को मिलने लग गया है। रजिया ने रुकनुद्दीन फिरोज शाह को बंदी बना लिया, शाह तुर्कान को कैद कर लिया और दिल्ली की शासिका बन करके बैठ गई कौन, रजिया सुल्तान। तो इस प्रकार रुकनुद्दीन फिरोज शाह के शासन का अंत हुआ और रजिया सुल्तान दिल्ली की नई शासिका, पहली महिला शासिका, पहली क्या अंतिम भी कह लो, दिल्ली सल्तनत में एक ही महिला शासिका हुई है रजिया सुल्ताना, उसका युग प्रारंभ हुआ। तो अब हम देखेंगे दोस्तों रजिया सुल्तान के बारे में। 1236 से 1240 केवल 4 ही साल राज्य किया है रजिया सुल्तान ने, और इसका सबसे बड़ा कारण है कि वो एक महिला थी दोस्तों। योग्यता उसमें कूट कूट के भरी हुई है, पर वो महिला थी और जिस काल में वो पुरुषों की बराबरी करना चाहती थी उस काल में पुरुषों की बराबरी करना बहुत मुश्किल था दोस्तों। वो पुरुष प्रधान समाज था, बहुत योग्यता थी रजिया में, पर फिर भी कुछ कर न पाई। सल्तनत की प्रथम और अंतिम मुस्लिम महिला शासक थी रजिया सुल्ताना। रजिया ने पर्दा प्रथा का त्याग कर दिया। देखिए महिलाएं उस समय पर्दे में रहा करती थी, दरबार में भी डायरेक्ट नहीं आती थी, पर्दे के पीछे से बात करती थी और आवाज़ तो उनकी दरबार में सुनाई भी नहीं देती थी। पर अब तो ये तो बादशाह बन गई है, सुल्तान बन गई है।
तो सुल्तान बन के ऐसे पर्दे के पीछे तो नहीं रह सकते, तो इसने इस पर्दा प्रथा को छोड़ दिया। तो उस समय पुरुष चाहे सुल्तान ही क्यों ना, उन्हें ये स्वीकार नहीं हुआ कि कोई महिला पर्दा प्रथा तोड़ करके दरबार में आ गई। पुरुषों के समान उसने कोट पैंट पहनना प्रारंभ कर दिया, यानी कुबा और कुलाह टोपी पहन करके वो दरबार में आने लग गई। चलिए कोई बात नहीं। देखिए एक व्यक्ति था एतगीन, अभी हम नाम इस एतगीन का फिर पढ़ेंगे या नोट करा देता हूँ। इस एतगीन को इसने अमीर हाजिब बनाया, अमीर ए हाजिब। अमीर हाजिब क्या होता है? तो अमीर हाजिब होता है दरबारी शिष्टाचार से संबंधित अधिकारी, दरबारी शिष्टाचार से संबंधित अधिकारी। ये मैंने यहाँ पर नोट नहीं करा है, तो जो चीज़ छूट जाती है मुझे याद आती है तो मैं नोट करा देता हूँ। संबंधित अधिकारी, तो अमीर हाजिब था दरबारी शिष्टाचार से संबंधित अधिकारी। वो इस एतगीन को बनाया, बदायूं का सूबेदार था ये एतगीन, दल चालीसा का सदस्य था ये एतगीन। तो इस एतगीन का समर्थन तो मिल रहा है रजिया सुल्ताना को, लेकिन रजिया ने एक गलती कर दी। उसने अब्सीनियाई यानी अफ्रीका का एक गुलाम है जलालुद्दीन याकूत, हबशी था ये, इसको उसने अमीर आखुर यानी घुड़साल का प्रमुख, अस्तबल का हेड बना दिया। और ये तुर्की नहीं था, ये अब्सीनिया का था। इस बात से ये दल चालीसा के सदस्य नाराज हो गए। उन्हें लगता था कि इस जलालुद्दीन याकूत के साथ में रजिया के प्रेम संबंध हैं। उन्हें पहले ही वो रजिया से नाराज थे, और ज़्यादा नाराज हो गए। उन्हें एक तो इस बात को लेकर के कि जो पद थे, बड़े बड़े पद थे, वो केवल तुर्कों को दिए जाते थे, और उन्हें लग रहा था कि प्रेम से वशीभूत होकर के जलालुद्दीन याकूत को उन्होंने जो है ये पद दिया है। और वे अब षड्यंत्र करने लग गए रजिया सुल्तान के विरुद्ध। 1240 तक आते आते वे षड्यंत्र करने लगे, और इस षड्यंत्र के तहत एक कहानी का जन्म दिया गया। और भटिंडा यानी तबर हिंद का एक सूबेदार है अल्तुनिया, उस अल्तुनिया से कहा कि तू विद्रोह कर, और जब तू विद्रोह करेगा तो हम रजिया सुल्ताना को सलाह देंगे सेना लेकर के इस भटिंडा के सूबेदार के विद्रोह का दमन करने चली जाओ। और ऐसा ही हुआ। इस अल्तुनिया ने विद्रोह किया और रजिया ने राजधानी दिल्ली छोड़ दी और भटिंडा की ओर चल दी। और ऐसे समय में जब अमीर षड्यंत्र में लगे हुए हैं, उस समय दिल्ली छोड़ना इसकी बहुत बड़ी भूल साबित हुई दोस्तों। जैसे ही इसने दिल्ली छोड़ी, इल्तुतमिश का एक बेटा था बहराम शाह, अमीरों ने इस बहराम शाह को सुल्तान बना दिया, और रजिया इस भटिंडा में जाकर के घिर गई, कैद हो गई, और रजिया को बंदी बना लिया गया। यानी रजिया अब दिल्ली की सुल्तान भी नहीं रही और अल्तुनिया की कैदी बन करके रह गई। अब रजिया छटपटा रही है जेल में बैठी बैठी, और उसको लग रहा है कि यार ऐसे तो गड़बड़ हो जाएगी, मैं भटिंडा की जेल में ही रह जाऊंगी, कुछ तो करना चाहिए। तो क्योंकि महिला थी, महिला होना उसके सभी गुणों को ढक रहा था और उसको इतनी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था, तो महिला होने के गुण का उसने फायदा उठाया और अल्तुनिया को अपने साथ विवाह करने का ऑफर दे दिया। और उसने कहा मुझसे शादी कर लो, मैं सुंदर तो हुई और दिल्ली की वैधानिक सुल्तान भी हूँ, मुझसे शादी कर लो, हम दिल्ली पर चढ़ाई करेंगे और तुम्हें यानी अल्तुनिया को मैं दिल्ली का अगला सुल्तान बना दूंगी। इस प्रकार अल्तुनिया की सेना मिल जाती है रजिया सुल्ताना को। शादी करके रजिया सुल्ताना दिल्ली की ओर रवाना होती है बहराम शाह से दिल्ली छीनने के लिए। पर रास्ते में हरियाणा पड़ता है, और हरियाणा का एक जिला है कैथल, और इस कैथल में रात को जब अल्तुनिया और रजिया सुल्तान विश्राम कर रहे थे, ये पास है दोस्तों, रास लिखा है, मैं वही सोचा ये क्या शब्द है। हरियाणा के पास 1240 ईस्वी में डाकुओं द्वारा रजिया और अल्तुनिया की हत्या कर दी गई। इस प्रकार रजिया सुल्ताना की कहानी खत्म हो गई। रजिया सुल्ताना के बारे में दो स्टेटमेंट है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, और ये रजिया सुल्ताना के महत्व को दर्शाते हैं। आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, जरा एक नज़र मारिएगा इन स्टेटमेंट को और इन्हें रट लीजिए, इन्हें पूरी तरीके से ध्यान में रखने का प्रयत्न भी कीजिएगा। चलिए देखते हैं हम।
एक स्टेटमेंट है एल्फिस्टन महोदय का, और ये एल्फिस्टन कहते हैं यदि रजिया महिला ना होती ना तो रजिया का नाम श्रेष्ठ शासकों में गिना जाता। यानी जो बड़े बड़े राजा महाराजा याद किए जाते हैं ना, उन राजा महाराजा में रजिया का नाम भी होता, क्योंकि यदि रजिया महिला ना होती तो इतनी योग्य थी कि सभी अमीर उसका सपोर्ट करते। और जैसे इल्तुतमिश के कदमों में बिछे रहते थे ना 40 गुलाम, उसी प्रकार रजिया के कदम चूमते। यानी रजिया महिला ना होती तो रजिया का नाम श्रेष्ठ शासकों में गिना जाता। ये कथन किसका है? तो ये कथन है एल्फिस्टन का। मिन्हाज उस सिराज अपनी पुस्तक तबकाते नासिरी में लिखता है कि रजिया में वे सभी प्रशंसनीय गुण थे जो एक सुल्तान में होने चाहिए, पर भाग्य ने उसे पुरुष नहीं बनाया, वरना उसके समस्त गुण उसके लिए लाभप्रद साबित हो सकते थे। यानी गलत काल में गलत जेंडर में पैदा हो गई थी रजिया सुल्ताना, ऐसा ये समकालीन इतिहासकार कहते हैं, मैं नहीं। ठीक है, मेरा काम तो पढ़ाना है स्टेटमेंट, तो ध्यान रखिएगा, वरना कोई महिला या कोई स्टूडेंट छात्र मोर्चा लेकर खड़ी हो जाए कि सर आप ऐसे कैसे बोल रहे हो। तो मैं केवल इस स्टेटमेंट को समझाने का प्रयत्न कर रहा हूँ। तो चलिए, रजिया सुल्ताना से बनने वाले सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हमने चर्चा कर ली। अब एक बार बहराम शाह को और छोटा सा शासक है मसूद शाह और नासिरुद्दीन महमूद, इन्हें देख लेते हैं। इसके बाद बलबन को हम अपने अगले वीडियो लेक्चर में देखेंगे। तो चलिए बहराम शाह पर चर्चा करते हैं। तो रजिया की मृत्यु के पश्चात उसके विद्रोही अमीरों ने बहराम शाह को सल्तनत की गद्दी पर बिठाया था। इसी काल में अमीरों के दबाव में एक नया पद अमीरे मामलिकात या फिर इसी को कहते हैं नायाबे मामलात, नायाबे मामलात नाम का एक पद बनाया गया। और ये पद, इस पद का तात्पर्य था संपूर्ण अधिकारों का स्वामी। एक तरीके से सुल्तान के बाद सबसे बड़ा था नायाबे मामलात, और व्यवहारिक रूप से देखा जाए तो ये सुल्तान अब कठपुतली बन करके रह गया और सारी शक्ति इस नायाबे मामलात के हाथों में केंद्रित हो गई। और जो पहला नायाबे ममलिकात बनाया गया वो कौन बनाया गया? वो बनाया गया दोस्तों एतगीन। ये वही एतगीन है दोस्तों जो दल चालीसा का सदस्य है, बदायूं का सूबेदार है। रजिया सुल्तान के द्वारा इसे अमीरे हाजिब यानी दरबारी शिष्टाचार का अध्यक्ष बनाया गया था, अमीरे हाजिब बनाया गया था एतगीन को। और बहराम शाह के समय में ये एतगीन नायाबे ममलात के पद पर पहुंच गया। यानी समझिए बहराम शाह को के रजिया के खिलाफ जो षड्यंत्र करने वाला था ना, वो यही एतगीन था जिसे अमीरे हाजिब बनाया था रजिया ने। तभी तो इसने षड्यंत्र करके बहराम शाह को सुल्तान बनवा दिया और बहराम शाह पर दबाव डाला कि अब एक पद बनाओ नायाब ममलिकात और मुझे उस पद पर नियुक्त करो। बहराम शाह के समय में 1241 में मंगोलों का आक्रमण हुआ है दोस्तों, यानी मंगोल आक्रमण अब प्रारंभ हो गए और अलाउद्दीन खिलजी का समय आते आते मंगोल आक्रमण बहुत ज़्यादा तीव्र हो जाएंगे। बहराम शाह के बाद अलाउद्दीन मसूद शाह शासक बना, 1242 से 1246 तक रहा। कुछ ज़्यादा पढ़ने की वह है नहीं, बस इतना समझ लीजिएगा ये दल चालीसा के हाथ की कठपुतली था। और अलाउद्दीन मसूद शाह के समय में ही एक बलबन नाम का व्यक्ति था, धीरे धीरे वो जो है प्रगति के पथ पर बढ़ता चला गया। अमीरे हाजिब बना अलाउद्दीन मसूद शाह के समय में, और नासिरुद्दीन महमूद के समय में वो नायाबे ममलिकात बन जाएगा। और नासिरुद्दीन महमूद का शासनकाल बड़ा लंबा है, 1246 से लेकर के 1265, और वास्तव में ये कठपुतली शासक है। इसके समय में सत्ता किसके हाथों में केंद्रित थी? तो सत्ता जो है बलबन के हाथों में केंद्रित थी। ये बलबन का दामाद है। बलबन के दो दामाद थे दोस्तों, बलबन का दामाद, एक तो था सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद यानी सुल्तान, और एक था सूफी संत फखरुद्दीन गजे शंकर यानी बाबा फरीद। तो ध्यान रखिएगा बलबन के दो दामाद हैं, एक का नाम है नासिरुद्दीन महमूद और दूसरे हैं फखरुद्दीन गजे शंकर यानी बाबा फरीद, चिश्ती संत हैं ये। चलिए थोड़ा सा नासिरुद्दीन महमूद के बारे में भी देख लेते हैं। नासिरुद्दीन महमूद से थोड़े 2-3 प्रश्न बनते हैं दोस्तों। एक तो यही प्रश्न बनता है कि शासक बनने से पूर्व वह कहाँ का हाकिम था? तो बहराइच का हाकिम था नासिरुद्दीन महमूद। इल्तुतमिश का ही पुत्र था ये भी।
बलबन को नायाबे ममलिकात का पद दिया, यानी अब एतगीन धीरे धीरे साइड हो गया है, बलबन जो है बड़ा होता जा रहा है और बलबन को उसने नायाबे ममलिकात का पद दिया और सारी की सारी सत्ता जो है बलबन के हाथों में ही केंद्रित हो गई। ये तो बेचारा संत स्वभाव का व्यक्ति था, एक संत स्वभाव वाला व्यक्ति था जो टोपी सीकर कुरान की आयतों को लिखकर उन्हें बाजार में बेचकर अपना जीवन यापन करता था। यानी सत्ता से इसे कोई लेना देना था नहीं, सत्ता तो इसने बलबन के हाथों में सौंप दी। नासिरुद्दीन महमूद के समय में ही माफ कीजिएगा दोस्तों, एक रचनाकार है मिनहाज सिराज और उनकी रचना है तबकाते नासिरी। इसकी रचना कब हुई है तो नासिरुद्दीन महमूद के समय में हुई है और ये नासिरुद्दीन महमूद को दिल्ली का आदर्श सुल्तान कह रहे हैं। देखिए कठपुतली शासक को ये आदर्श सुल्तान कह रहे हैं, एक चटकारिता से ज्यादा कुछ है, कुछ नहीं है। चलिए हमारे प्रश्न तो बनते हैं तबकाते नासिरी को लेकर के, तो जरा तबकाते नासिरी पर देखने चर्चा की जाए। तबकाते नासिरी के रचनाकार हैं मिनहाज सिराज। ये पुस्तक किसको समर्पित है तो नासिरुद्दीन महमूद को समर्पित है, नासिरुद्दीन महमूद को। और इसी नासिरुद्दीन महमूद को इस पुस्तक में दिल्ली का आदर्श सुल्तान कहा है मिनहाज सिराज ने। फारसी भाषा में लिखी गई है। देखिए इससे पहले हमने जो पुस्तक देखी थी हसन निजामी की ताजुल मासिर, वो अरबी भाषा में लिखी गई थी, जबकि मिनहाज सिराज की पुस्तक तबकाते नासिरी की रचना फारसी भाषा में की गई है। मोहम्मद गौरी की भारत विजय की जानकारी और भारत में तुर्की राज्य की स्थापना की जानकारी मिलती है और मोहम्मद गौरी के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान और नासिरुद्दीन महमूद के बीच में जितने भी राजा बने, बहराम शाह, मसूद शाह, आराम शाह, इन सभी की जानकारी जो है इस तबकाते नासिरी की पुस्तक में मिलती है। यह पहली पुस्तक है जिसमें दिल्ली सल्तनत का क्रमबद्ध इतिहास मिलता है जो मोहम्मद गौरी से शुरू होता है और नासिरुद्दीन महमूद के इतिहास तक ये चलता है। देखिए पहली पुस्तक जिसने गजनी के इतिहास से भारत के इतिहास को अलग कर दिया वो तो ताजुल मासिर थी हसन निजामी की, पर पहली पुस्तक जिसमें दिल्ली सल्तनत का क्रमबद्ध इतिहास मिलता है वो कौन सी है दोस्तों, तो वो हो जाएगी मिनहाज सिराज की तबकाते नासिरी। ध्यान रखिएगा इस बात को। आज के वीडियो लेक्चर में हमने बहुत से इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को कवर किया है दोस्तों। इल्तुतमिश से आज हमने बहुत से शासकों को देखा, हमने इल्तुतमिश को पढ़ा, हमने रुकनुद्दीन फिरोज शाह को पढ़ा, हमने रजिया सुल्ताना को पढ़ा, इसके बाद हमने फिर बहराम शाह को देखा, मसूद शाह के बारे में कुछ था नहीं देखने को इसके ईयर को छोड़ दिया जाए तो, और उसके बाद हमने नासिरुद्दीन महमूद को देखा। अब दोस्तों अगले वीडियो में हम जो है चर्चा करेंगे बलबन के ऊपर। बहुत ही इंपॉर्टेंट शासक है बलबन, कई प्रश्न बनते हैं इस बलबन से, लेकिन इस वीडियो में नहीं, अगले वीडियो में देखेंगे। जब तक अगली वीडियो नहीं आती दोस्तों पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए, मस्त रहिए, पर चैनल को शेयर सब्सक्राइब करते रहिए और वीडियो को दबा के लाइक ठोकिए। धन्यवाद दोस्तों।